जय हिंद मेरे सेठ सैनियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज की इस वीडियो पे बात करेंगे जैक बोर्ड के द्वारा जो आपके 10th एग्जाम के लिए जो मॉडल पेपर निकाला गया है, 2023 का जो मॉडल पेपर निकाला गया है, तो इस मॉडल पेपर के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पे डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग आपका जो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी के जो 40 जो प्रश्न है, तो 40 के 40 जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है उनके हम लोग आंसर्स पे बात करेंगे। और फिर उसके बाद जो अगला जो वीडियो आएगा उस पे हम लोग जो इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके आंसर्स पे बात करेंगे। क्योंकि जैक बोर्ड ने आपको क्या किया है कि 2 मॉडल पेपर जारी किया है, एक सब्जेक्ट के 2 मॉडल पेपर, एक में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखेंगे और एक में आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे बात करते हैं। तो अगर उससे पहले आप चैनल पर नए हो और पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़े हो तो आपको अगर मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन जरूर प्रेस करें। तो देख सकते हो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। और आपको क्वेश्चन क्या है कि समान संस्कृति के द्वारा, समान इतिहास के द्वारा, भाषा और लोक परंपरा के द्वारा और इनमें से सभी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक राष्ट्रवाद के अंतर्गत जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है उसमें जितने भी लोग रहते हैं वो समान संस्कृति, समान इतिहास और भाषा और लोक परंपरा से क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड, जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहां के चांसलर थे। और आप क्वेश्चन क्या है, ऑस्ट्रिया, बर्लिन, प्रसा और क्या है, म्यूनिक। तो क्या होगा, प्रसा। तो ये जो बिस्मार्क है माय डियर फ्रेंड वो कहां के चांसलर थे, तो प्रसा के चांसलर थे। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो देखिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है इन्होंने जो नेतृत्व किया था, इन्होंने बरदोली सत्याग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आपके लिए मैं आपको बता दूं कि बरदोली जो सत्याग्रह हुआ था वो 1928 में हुआ था। कब हुआ था, 1928 में हुआ था। तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बरदोली सत्याग्रह सरदार पटेल ने नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया। और इसी के कारण एक आंदोलन चलाया गया था, साइमन कमीशन वापस जाओ, गो बैक साइमन कमीशन, इस तरह का एक आंदोलन चलाया था। तो प्रश्न क्या है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया। और ऑप्शन क्या है, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशिला का अध्ययन करने के लिए, नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए, लगान से संबंधित कानून बनाने के लिए और व्यापार संबंधित कानून बनाने के लिए। तो जो साइमन कमीशन आया था वो भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशाली का अध्ययन करने के लिए आया था कि भारत में किस प्रकार की संविधान बनाया जाएगा और किस तरह की जो शासन व्यवस्था चलेगी। इसके लिए उन्होंने अपना एक कमेटी भेजा था जो साइमन कमीशन के नेतृत्व में भेजा गया था। तो इसी के लिए क्या किया गया है कि साइमन कमीशन। विरोध का कारण मैं बता दूं तो विरोध का कारण इसलिए था क्योंकि इस कमेटी में एक भी भारतीय लोग नहीं थे, इसीलिए इस कमेटी का विरोध जो है भारतीय लोगों के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न क्या है, देख सकते हो कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और रूस का व्यापार होता था। तो इसे रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा माय डियर फ्रेंड वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। तो आपको पता होगा कि ये जो पूरा का पूरा जो असेंबली लाइन है इसको हेनरी फोर्ड के द्वारा एक कार निर्माता कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड, उसके द्वारा इस असेंबली लाइन का प्रयोग किया गया था। तो और इसकी प्रेरणा जो है, इन्होंने एक मांस उत्पादित एक फार्म था जहां पे जानवरों से मांस प्राप्त किया जाता था। तो वहां से उन्होंने उस असेंबली लाइन को देखा और उसका प्रयोग उन्होंने पहली बार किस पे किया था, अपनी कंपनी में किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेनरी फोर्ड क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि मैंने रामबाण जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न वाले जो मैंने सेशन लिए थे उसमें मैंने बताया था कि डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है। जो डॉन ऑफ द सेंचुरी, तो मैं आपको बता दूं कि जगह डॉन ऑफ द जो सेंचुरी है ये 1900 में ईस्वी में एक म्यूजिक कंपनी है, उसका नाम है ईटी, क्या है, ईटी पॉल, क्या है, ईटी पॉल नामक एक कंपनी था जो म्यूजिक कंपनी था, उन्होंने सबसे पहले किया और बाद में क्या किया गया, इसका चित्रण किया गया। तो ये संगीत से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि किया। तो मैं आपको बता दूं कि स्पिनिंग जेनी मशीन क्या था, एक सूत काटने वाली मशीन थी जिसमें क्या होते थे कि 10 पहिए को घुमा 10
कतियों को काटने के लिए, यानी कि 10 लोगों की जो सूत है वो एक लोग बस एक पहिए घुमाने से काट सकता था। तो इससे जो कताई वाली जो चीज है, सूत कताई यानी कि कताई में की प्रक्रिया में वृद्धि हुई, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 9 नंबर का प्रश्न है आपका कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया। तो भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस है माय डियर फ्रेंड वो किसके द्वारा लाया गया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगालों के द्वारा। और ये प्रिंटिंग प्रेस जो है वो सर्वप्रथम गोवा में खोला गया था। कहां खोला गया था? गोवा में, तो इसका आंसर होगा गोवा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि गेली क्या है। गेली क्या है? एक धातुई फ्रेम है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें 11 नंबर प्रश्न पर, तो 11 नंबर का प्रश्न देख सकते हो क्या है आपका कि यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे क्या कहते हैं, उसका वितरण क्या कहा जाता है? तो इसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भारतीय संघ में इस समय क्या है? प्रश्न किया पूछ रहा है कि भारतीय संघ में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो आपको पता होगा 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र है या संघ शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, प्रश्न आपका यह रहा कि मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित? ऑप्शंस क्या है आपका देख सकते हो कि अश्वेत शक्ति आंदोलन से, नारीवादी आंदोलन से, नागरिक अधिकार आंदोलन से और नस्ल भेदी आंदोलन से। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? नागरिक अधिकार आंदोलन से। चलिए एक बताइए, जो मैक्सिको जो ओलंपिक हुआ था वो कब हुआ था? वो घटना है 1968 की। कब की? 1968 की। बात करें अगले प्रश्न पे, प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? तो क्या होगा? अनुच्छेद 17। और एक्चुअली आपका एक क्वेश्चन है कि 18, ये जो संविधान अनुच्छेद जो 18 है संविधान का, इसके द्वारा किसका अंत किया गया? तो मैं आपको बता दूं इसके द्वारा जितने भी उपाधि दिया गया था उन उपाधियों का अंत किया गया। और अनुच्छेद 17 के द्वारा जो अस्पृश्यता था, जो छुआछूत का जो भावना था जन्म के आधार पर, उसको क्या किया गया? समाप्त किया गया। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मुझे भी ढूंढने में बहुत समय लगा। तो क्या है? बामसेफ। क्या है? बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है? तो बामसेफ क्या है? सरकारी कर्मचारियों का संगठन है। अगर मैं बात करूं इसके स्थापना का, मैं किसका बात करूंगा? बामसेफ की स्थापना का। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो कब किया गया था माय डियर फ्रेंड? तो 6 दिसंबर, कब का बात है? 6 दिसंबर 1978 में। किसके द्वारा? तो काशीराम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? काशीराम के द्वारा किया गया था। बात करें अगले प्रश्न पर, प्रश्न क्या है देख सकते हो कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो चुनाव आयोग का नाम आपने सुना होगा, इलेक्शन कमीशन। इसके द्वारा किसी भी राजनीतिक दल को मान्यता दिया जाता है और इसके द्वारा जो भी चुनाव होता है इसी के निगरानी पे किया जाता है। अगला प्रश्न है देख सकते हो आपका कि लोकतांत्रिक सरकार होती है। तो लोकतांत्रिक सरकार उत्तरदायी सरकार होती है। जी हां, यह सही है। जिम्मेदार सरकार होती है। जी हां, सही है। और एक वैध सरकार होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न 18 नंबर का प्रश्न है आपका कि लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? तो ये क्या हो जाएगा? सूचना का अधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही हो जाएगा। मुझे पता है बहुत सारे लोग क्या करेंगे? शिक्षा का अधिकार मानेंगे। तो गौर कीजिएगा, शिक्षा का अधिकार ये कभी भी राजनीतिक दलों को सूचना या उसको सुधार नहीं कर सकता, केवल सूचना का अधिकारी क्या कर सकता है? सुधार कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीट जो है आरक्षित करती है? लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज या उपरोक्त सभी? तो क्या होगा? पंचायती राज, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन आपके लिए, आप ये बताइए कि पंचायती राज में महिलाओं के लिए कितना % सीट जो होता है वो आरक्षण होता है? आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर देना है। अगला प्रश्न 20 नंबर का प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? और इसका आंसर क्या होगा? मेधा पाटेकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। और ये जो आंदोलन चलाया गया था वो 1989 में, यानी कि 1989 में क्या किया था? चलाया गया था। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि समाप्यता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भाग में। एक क्या होता है? नवीकरणीय संसाधन और दूसरा क्या होता है? अनवीकरणीय संसाधन। एक क्या होता है? नवीकरणीय संसाधन, दूसरा क्या होता है? अनवीकरण संसाधन। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा प्रश्न को कि किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है?
तो राजस्थान में काली मृदा नहीं पाई जाती है, बल्कि महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कि राजस्थान में काली मिट्टी नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ऑप्शंस क्या है? वन्य जीव के आवास का विनाश, सही भाई ये भी सही है। वन्य जीव को मारने या शिकार करना, यह भी सही है। पर्यावरण प्रदूषण एवं क्या दावानल यानी कि जंगल में आग लगाना, यह भी सही है। और उपरोक्त सभी यानी कि जैव विविधता को कम करने वाला जो कारक है ये तीनों है, तो तीनों क्या होगा? सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्या बहुउद्देश्य परियोजना का कौन सा लाभ है? तो देखिए बहुउद्देश्य परियोजना यानी कि एक परियोजना से बहुत सारे उद्देश्यों की प्राप्ति होना, यह बहुउद्देश्य परियोजना का एक डेफिनेशन है। तो देखिएगा अगर बहुउद्देश्य परियोजना हुआ तो इससे बाढ़ नियंत्रण किया जा सकता है, सिंचाई किया जा सकता है, जल विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या देख सकते हो? चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला आदि किस प्रकार की फसलें हैं? दलहन फसलें, तेलहन फसलें, रोपण फसलें या मोटे अनाज? क्या हो जाएगा? रोपण फसलें, क्योंकि इन सारे से आप इनको व्यावसायिक कृषि के अंतर्गत या वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? रोपण कृषि के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या देख सकते हो? भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस ऋतु में किया जाता है? तो ये क्या है? खरीफ फसल है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या देख सकते हो? निम्नांकित कोयले की खानों में से कौन से झारखंड राज्य की है? ऑप्शन क्या है? तलचर, बोकारो, सिंगरेनी और क्या है? रानीगंज। तो क्या हो जाएगा? बोकारो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे रानीगंज मारेंगे, तो याद रखिएगा रानीगंज जो है पश्चिम बंगाल का कोयले का खान है, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा झारखंड का, तो क्या हो जाएगा? बोकारो, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग है? आधारभूत उद्योग यानी कि जिस उद्योग से बाकी सारे बिजनेस चलते हैं, तो ये क्या होगा? लौह इस्पात उद्योग। इसमें कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, तो कच्चे मालों के द्वारा जितने भी उद्योग चलते हैं जिसमें कच्चे मालों का उपयोग किया जाता है, तो क्या आधारभूत उद्योग? तो क्या होगा? लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्या कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अवशिष्ट से लगभग कितना गुना जल प्रदूषित कितना गुना जल जो है दूषित होता है, यानी कि गंदा होता है? यानी कि उद्योग कारखानों से जो भी अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उससे 1 लीटर जो जल है वो कितना गुना दूषित होता है? तो क्या होगा? 8 गुना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? और मैंने आपको वीडियो में लिया है, आपको पता होगा अगर आपने वीडियो देखा होगा तो क्या होगा? सड़क घर घर सेवा उपलब्ध कराता है। जी हाँ, ये कराता है, तो ये सही है, ये तो गलत नहीं होगा, है ना। उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाया जा सकता है, ये भी सही है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों में के लिए कड़ी का कार्य करता है। जी हाँ, ये सभी जैसे आप जल परिवहन को देख लो या वायु परिवहन को देख लो या रेल परिवहन को देखो, तो सबको जोड़ने का काम करता है। रेलवे की अपेक्षा इसमें लागत जो अधिक होता है, गलत, ऐसा नहीं है। रेलवे की अपेक्षा क्या होता है? सस्ती होती है, यानी कि ये तीनों क्या होगा? गलत हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि ये असत्य कहा है, और ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें इस प्रश्न क्या देख सकते हो? मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करता है? तो जो मानव विकास जो रिपोर्ट है वो किसी भी देश की जो तुलना है स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, यानी कि तीनों से करता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या देख सकते हो? इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? तो भावी पीढ़ी के जो कल्याण को जो बताएगा वो क्या है? धारणीय विकास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। एक ऐसा विकास की धारणा या ऐसे विकास की विचारधारा जिसमें विकास तो करेंगे लेकिन अपने भावी पीढ़ी का क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है, तो सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में शामिल है? तो क्या संगठित क्षेत्रक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें 34 नंबर प्रश्न में, प्रश्न क्या है कि सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? तो सेवा क्षेत्र में क्या होता है? परिवहन, संचार और बैंकिंग, क्योंकि बता दो ये जो कृषि, डेयरी, मछली पालन जो वानिकी है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चीनी, गुड़ और ईंट बनाना जो होता है वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो तृतीय क्षेत्र का क्या होगा? परिवहन, क्योंकि आपको पता होगा तृतीय क्षेत्र क्या करता है? सेवा क्षेत्र करता है, यानी कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में उत्पादन और विकास करने के लिए उनको सहायता पहुंचाता है। तो परिवहन,
परिवहन, संचार और बैंकिंग क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो आज देख सकते हो 35 नंबर का प्रश्न क्या है आपका कि निम्न में से कौन सा वस्तु विनिमय का उदाहरण है, वस्तु विनिमय का उदाहरण है। तो वस्तु के बदले वस्तु जो होता है क्या होता है, वस्तु विनिमय का उदाहरण है। तो देख सकते हो ऑप्शन क्या है, एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा। अगला क्या है, एक गाय को 10,000 में बेचना, बैंक से गाय प्राप्त करना, गाय का दूध बेचना। तो क्या होगा, गाय के बदले 5 बकरी प्राप्त करना, यह क्या होगा, एक वस्तु विनिमय प्रणाली है या एक वस्तु विनिमय का माध्यम है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या देख सकते हो, व्यापारिक बैंक के क्या कार्य है। तो व्यापारिक क्या करती है, साख का निर्माण करता है, ऋण देता है, जमा स्वीकार करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा इनमें से सभी। बात करें अगले प्रश्न पर, प्रश्न क्या देख सकते हो, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का देश देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी कि बहु देशों की कंपनियां, यानी कि बहुत सारे देशों की कंपनियां, तो जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक देशों में उत्पादन पर क्या करता है, नियंत्रण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, प्रश्न देख सकते हो क्या है कि फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है, फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यह अमेरिका की कंपनी है जिसकी स्थापना 16 जून 1903 को हुआ था। माय डियर फ्रेंड याद रखिएगा 16 जून 1903। बात करें अगले प्रश्न पर, क्या है, हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणिक चिन्ह है। तो ये आभूषण जैसे तांबा हो गया, जैसे सोना हो गया, है ना, कांसा हो गया, तो इस तरह के वस्तुओं को क्या करता है, हॉलमार्क के द्वारा देता है और उसकी जो सत्यता है उसकी जांच करवाई जाती है। बात करें अंतिम प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या देख सकते हो कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 दिसंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। तो इस तरह करके जो भी आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे हम लोगों ने करा दिया। अब आप देखोगे यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको वो देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और सारे के सारे आंसर्स को मैं अपने तरीके से और अच्छे ढंग से मैं दूंगा और इसका पीडीएफ भी जो है मैं आपको अवेलेबल करा के दूंगा। तो वीडियो के साथ बने रहे और साथ में चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बाकी जो भी वीडियो है आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।